हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फिजिक्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये 100 क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाएं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे, रेलवे के एग्जाम में बहुत उपयोगी होंगे। जो भी विद्यार्थी MP वर्ग 2 साइंस ग्रुप से एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से पढ़कर जाएं। चलिए चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले भौतिक राशियां और उनके मात्रक। भौतिक राशियां और उनके मात्रक, देखिए लंबाई का जो मात्रक है वो है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। समय का मात्रक है सेकंड। क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। आयतन का मात्रक है घन मीटर। घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर। बल का मात्रक है न्यूटन। त्वरण का मात्रक है वर्ग मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ऊर्जा का मात्रक है जूल। शक्ति का मात्रक है जूल प्रति सेकंड या वाट, दो में से कोई भी दे देगा। शक्ति का जो मात्रक है या तो देगा आपको जूल प्रति सेकंड या फिर देगा वाट। दाब का मात्रक है पास्कल। चलिए एक तरफ के इंपॉर्टेंट हो गए हैं, दूसरे तरफ के पढ़ लेते हैं। कार्य का मात्रक है न्यूटन मीटर या जूल। जूल बहुत पूछता है किसका मात्रक है, तो कार्य का मात्रक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ताप का मात्रक है केल्विन। ऊष्मा का मात्रक है जूल। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। बहुत एग्जाम में पूछता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक कौन सा है, डेसिबल है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। पराध्वनि गति का मात्रक है मैक और आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं और भी मात्रक हैं। तरंग दैर्ध्य का मात्रक है एंगस्ट्रम। परम ताप का मात्रक है केल्विन। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं, तो फैदम इसका मात्रक है समुद्र की गहराई मापने का। संवेग और आवेग दोनों का मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। गुप्त ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। तरंग लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लेंस की क्षमता बहुत पूछता है जिसका मात्रक है डायोप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, डायोप्टर है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है, प्रकाश वर्ष है। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गाउस है। विद्यार्थियों, हम लोग जो भौतिक राशियां हैं उनका ऐसा ही पद्धति में मात्रक देख रहे हैं। अगला देख लेते हैं तलीय कोण, इसका मात्रक रेडियन होता है। विद्युत आवेश, इसका मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत विभव, इसका मात्रक वोल्ट होता है। चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक वेबर या मैक्सवेल होता है। दोनों में से कोई एक पूछ लेगा, या तो वेबर या मैक्सवेल पूछेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम्ब होती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक बहुत पूछता है एग्जाम में, कैंडला होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वर्ग मीटर प्रति सेकंड होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। और लास्ट में कोणीय वेग का मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण भौतिक राशियां थी और उनके मात्रक थे मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। आप इसे बार बार देख लीजिए और इन्हें याद करके एग्जाम में जाइए। यहां से एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। अभी हमने भौतिक राशियां और उनके एसआई मात्रक पढ़े हैं जिनके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनता है। क्वेश्चन नंबर पहला है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक इकाई है?
तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक इकाई है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है। या अगर किलोमीटर में पूछे तो क्या लगाएंगे आप? 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर होता है। 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर होता है। चलिए, अच्छा, प्रकाश वर्ष के बारे में एक चीज और नोट कर लीजिए। पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। देखिए, क्वेश्चन एक है, यहां से संबंधित व्याख्या में आपको 3-4 पॉइंट मिल गए। क्या पॉइंट मिल गए? कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो आप जान गए कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। क्वेश्चन दूसरा मिल गया कि इसका मान क्या होता है, तो 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर होता है, या 9.46 गुणे 10 के घाते 12 किलोमीटर होता है। और ये क्या है प्रकाश वर्ष? तो पृथ्वी से तारों की दूरी किससे नापते हैं? तो प्रकाश वर्ष से नापते हैं। यहां से 4 क्वेश्चन मिले आपको एक क्वेश्चन में, ठीक है। व्याख्या आप जरूर सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? तो हर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति मापने की इकाई है। तरंगों की आवृत्ति को किससे मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आवेग कौन सी राशि है? तो आवेग कौन सी राशि है? तो आवेग सदिश राशि है। अब इसके बारे में पहले समझ लीजिए। सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, या परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। अब ये सदिश राशियां कौन कौन सी हैं? तो नोट कर लीजिए, बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग इत्यादि सदिश राशियां हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? बे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा नहीं होती। इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी राशियां आती है? तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा इत्यादि आते हैं इसमें अदिश राशियों में। अब यहाँ क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, आवेग कौन सी राशि है? तो आवेग सदिश राशि है। अभी हमने आपको बताया है सदिश राशि के अंतर्गत कौन कौन से हैं? बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग। तो आवेग इसमें है, इसलिए यहाँ पे सदिश राशि है। देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे में तो फिजिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो रेलवे हो या राज्य से संबंधित कोई भी एग्जाम है, वहां से फिजिक्स से क्वेश्चन देखने। अभी पैट का एग्जाम हुआ था, तो वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। जब आपको सदिश राशियां जानकारी होगी तभी आप ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में होता है? तो डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। फिर से समझ लीजिए, डेसिबल इकाई का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई पास्कल है। दाब क्या होता है या दबाव क्या होता है? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो हम सब आपको बताए दे रहे हैं, तीनों के तीनों। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, जब बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाती है तो यह इंगित करता है कि मौसम कैसा रहेगा। तो यह जब बैरोमीटर में अचानक गिरावट आ जाती है उसके पाठ्यांक में, तो आंधी और तूफान का संकेत देती है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो हम आपको बता दें, बैरोमीटर के पाठ्यांक में जब धीरे धीरे गिरावट आती है तो वर्षा की संभावना होती है। फिर से सुन लो, बैरोमीटर के पाठ्यांक में जब धीरे धीरे गिरावट होती है तब वर्षा होने की संभावना होती है। तीसरा जो बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है
तब दिन साफ रहने की संभावना रहती है, दिन साफ रहता है। तो तीनों समझ में आ गए होंगे कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आए तो आंधी तूफान, अगर धीमे धीमे गिरावट हो तो वहां पे वर्षा होने की संभावना, अगर धीमे धीमे ऊपर चढ़े तो दिन का साफ होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? फिर से सुन लीजिए, वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व कहा जाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि वस्तु के द्रव्यमान को उसके आयतन से भाग देने को क्या कहा जाता है? तो घनत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, लक्स किस भौतिक मात्रा की इकाई है? तो यह प्रतिदीप्ति की भौतिक इकाई है। लक्स प्रतिदीप्ति की भौतिक इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर, यहां पे देखिए 10-9 नहीं लिखा है, ये ना ही 10-7 लिखा है। अभी हम आपको बता देते हैं। 1 नैनोमीटर 10 की घाते -9 मीटर या 10 के घाते -7 सेंटीमीटर, 10 के घाते -9 मीटर या 10 के घाते -7 सेंटीमीटर के बराबर होता है। समझ गए हैं? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? ये बहुत एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मान जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। रट लीजिए ये वाला, तो पलायन वेग का मान कितना होता है पृथ्वी तल से? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, अर्थात पृथ्वी पर वापस नहीं आता है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है। अगर किसी वस्तु को आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से फेंक दें पृथ्वी से, तो वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा और यही उसका पलायन वेग होगा, जिसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल की आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो वायुमंडल की आर्द्रता आपके हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। अभी आपको हम उपकरण आगे स्लाइड में बनाए हुए हैं, आगे वीडियो में आप अंत तक देखते चलिए, बहुत अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, काफी नॉलेज आपका बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का क्या कारण है? वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण पृष्ठ तनाव है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख लीजिए, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है। अब पृष्ठ तनाव के और भी उदाहरण हम आपको बताए दे रहे हैं ओरल, तो आप उन्हें नोट कर लीजिए। पृष्ठ तनाव के उदाहरण में दूसरा उदाहरण देख लीजिए, डिटर्जेंट जल में मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, या जल को गर्म कर देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। डिटर्जेंट को जल में मिला देने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है, द्रव का ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ा देने पर, द्रव को गर्म कर देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आपने देखा होगा कि आप डिटर्जेंट को जैसे ही पानी में मिलाते हैं, जैसे ही डिटर्जेंट हाथ में रखिए, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए तो वो गर्म सा महसूस होता है, तो उसका क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला इसमें जो उदाहरण है वो नोट कर लीजिए, पतली सुई, जो पतली सुई होती है पृष्ठ तनाव के कारण पानी में तैरती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण किस में तैरती है? पानी में तैरती है। एक और उदाहरण है, वो जो एग्जाम में देखने को मिलता है वो नोट कर लो, सेविंग ब्रश, जिससे दाढ़ी बनाते हैं, सेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर पृष्ठ तनाव के कारण आपस में चिपक जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण हैं पृष्ठ तनाव के। जितने भी उदाहरण मैंने बोले हैं सभी एग्जाम में आते हैं, तो आप उन्हें नोट करते चलिए। तो हमने आपको क्वेश्चन 1 बताया, उससे संबंधित व्याख्या 5-6 क्वेश्चन की बता दी है, ठीक है। तो ये हमारा एक संकल्प रहता है कि आपका सिलेक्शन हो,
यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पढ़ाने का एक मकसद ये नहीं है कि केवल पढ़ा के छोड़ दिया, आपको सिलेक्शन दिलाना हमारा मेन मोटिव है, मेन मकसद है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिट्टी का तेल पानी में ऊपर इसलिए तैरता है, क्या कारण है, क्यों? मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है, ये कह रहा है, तो उसका क्या कारण है? आंसर देख लीजिए, मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि मिट्टी का तेल पानी में ऊपर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान रीडिंग देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना समान रीडिंग देता है। तो -40 डिग्री पर जो तापमान होता है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर समान रीडिंग देता है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बर्फ क्यूब, जो बर्फ का जो टुकड़ा होता है को लकड़ी के बुरादे से क्यों ढका जाता है? बर्फ के टुकड़े को, बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे में क्यों रखा जाता है, क्यों ढका जाता है? तो इसका क्या रीजन है? उसका सही आंसर है, लकड़ी का बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो ये जो बर्फ का जो ऊष्मा है उसे साधारण वातावरण में नहीं जाने देता है, बर्फ ठंडी बनी रहती है, बर्फ पिघलती नहीं है, इसी कारण इसे लकड़ी के बुरादे में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, जब साधारण नमक को बर्फ में मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में क्या परिवर्तन होता है? जब साधारण नमक को बर्फ में मिलाया जाता है तो उसका हिमांक घट जाता है। आंसर इसका घटता है, उसका हिमांक घट जाता है। इसका ये है कि साधारण नमक में अगर बर्फ को मिला दिया जाए, या बर्फ में साधारण नमक को मिला दिया जाए तो वो जल्दी पिघलती नहीं है। आपने देखा होगा जो कुल्फी बनाते हैं या सॉफ्टी बनाते हैं आपके लिए ठंडा ठंडा, वो लोग उनकी पेटियों में जो बर्फ होती है उसमें नमक वो डाल के रखते हैं ताकि वो क्या है, पिघले ना। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? मोस्ट इंपोर्टेंट, सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है, विकिरण द्वारा पहुंचती है। अभी हम आपको चालन, संवहन और विकिरण इसका डिटेल आगे बताएंगे, आप वीडियो अंत तक देखा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, हम बार बार क्यों कहते हैं वीडियो को अंत तक देखा करें? क्योंकि एक दूसरे की कड़ियां जुड़ी हुई हैं। अभी हमने विकिरण यहां पे बता दिया, अब विकिरण के होता क्या है, चालन क्या होता है, संवहन क्या होता है, उसके क्या उदाहरण है, तब हम आपसे पूछेंगे, वहां विकिरण पढ़ाएंगे और पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आप फिर से देखिए जिसमें इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल में बादल डैश के कारण तैरते हैं? किस कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं? तो कम घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है, तो कौन सी किरणें लाई जाती हैं? तो एक्स किरणें लाई जाती हैं। इसका आंसर है एक्स किरणें। सिटी स्कैन में एक्स किरणों का यूज किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में, यहाँ पे मैं पे डबल मात्रा लग गई, एक मात्रा है, यहाँ पे वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी नहीं तो, में पानी के पाइपलाइन फट जाती हैं, क्या कारण है? भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, उसका क्या कारण है? तो पानी जमने पर पानी फैलता है, उसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन जैसे ही बढ़ेगा तो पाइपलाइनें फट जाएंगी। यही कारण है कि भीषण सर्दी में ठंडे प्रदेशों में पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो गर्म करने पर एक अर्धचालक के प्रतिरोध घटता है। इसका सही आंसर है घटता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण गैस एवं द्रव में हो सकता है। संवहन के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें होता है? तो गैस एवं द्रव में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो दूरी मापने की एक इकाई तो हमने बताई थी आपको, प्रकाश वर्ष, और ये सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। आपके अपने दिमाग में डाल लीजिए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर
3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है, क्योंकि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर 1 पारसेक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे अभी हमने मीटर की पूरे मीटर बताएंगे आपको, किस मीटर से किसका क्या मापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बैरल तेल लगभग किसके बराबर होता है? एक बैरल के बराबर कितने लीटर तेल होता है? तो इसका सही आंसर है 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर तेल होता है। तेल की माप बैरल द्वारा की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो डॉप्सन इकाई ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है। पर्यावरण में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब हम लोग मापक यंत्र देख लेते हैं कि कौन से मापक यंत्र से क्या मापा जाता है। पहला देखिए, ओडोमीटर। ओडोमीटर द्वारा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी के लिए ओडोमीटर का यूज किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर पौधे की वृद्धि मापने के लिए। फिर से सुन लीजिए, ऑक्सेनोमीटर पौधे की वृद्धि मापने के लिए। लक्समीटर प्रकाश तीव्रता मापने के लिए। गैल्वेनोमीटर किसी वस्तु में विद्युत धारा की उपस्थिति को जांचने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है। छठवां है अमीटर, विद्युत धारा मापने के लिए। सातवां वोल्ट मीटर, विभवांतर मापने के लिए। आठवां है एनेमोमीटर, वायु की गति मापने के लिए। नौवां है विंडवैन। विंडवैन बहुत पूछता है, वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए विंडवैन का यूज किया जाता है। 10 है थर्मामीटर, ताप मापने के लिए। इसे तो सभी जानते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या लगा देता है सबसे पहले? ताप मापने के लिए थर्मामीटर, या तो आपके मुंह में लगा देता है या फिर बगल में लगा देता है। 11वां है पायरोमीटर। पायरोमीटर, इसका उपयोग उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। अब ताप कितना होना चाहिए? तो 1500 या 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, तभी आप पायरोमीटर का इसमें यूज कर। अब सूर्य का ताप किससे मापते हैं? तो पायरोमीटर से नापते हैं। कुल मिला के ये क्वेश्चन भी आपको इससे मिल गया। क्वेश्चन नंबर इसमें 12वां देख लो, स्टेथोस्कोप। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, डॉक्टर इसका भी यूज करता है आपका। अगला है 13वां स्फेग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए इसका यूज करते हैं, स्फेग्मोमैनोमीटर का। अगला है लैक्टोमीटर, दूध की घनत्व या शुद्धता मापने के लिए इसका यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर, तरल पदार्थों का सापेक्ष घनत्व मापने के लिए इसका यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर का। मैनोमीटर, गैसों का दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर। देखिए हाइड्रो अलग है 15वें नंबर पर, और 17वें नंबर पर हाइग्रो अलग है। हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थों के सापेक्ष घनत्व ज्ञात कर रहे थे, तो हाइग्रोमीटर से हवा की आर्द्रता मापना का काम करता है हाइग्रोमीटर। अगला है सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ तो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका यूज किया जाता है सीस्मोग्राफ का। अगला है फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज होता है फेदोमीटर। अगला है 20वां नंबर टैकोमीटर, विद्युत मोटरों की घूर्णीय गति अथवा वाहन की घूर्णीय गति मापने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। सेकंड लास्ट है 21वां नंबर है कार्डियोग्राम। हृदय की गति मापने के लिए कार्डियोग्राम का उपयोग किया जाता है। और पॉलीग्राफ, झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को भी कहा जाता है। तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद कर लीजिए, जड़त्व का नियम न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहा जाता है। 28 है, न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से, जैसे आपने क्या कहा अभी, जड़त्व का नियम कहा है, उससे बल की परिभाषा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कौन सा है?
तो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम है, न्यूटन का थर्ड लॉ है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेग के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को एक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डायनेमो। वीडियो के अंत में हम आपको उपकरण, सारे उपकरण किसका यूज किसमें किया जाता है या कौन सा उपकरण से क्या बदल रहा है, वो हम वीडियो के अंत में डाले हुए हैं। आप वीडियो पूरा देखें, इसलिए बार बार हम आपसे कहते हैं कि वीडियो अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 32 है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्मॉल जी का मान अधिकतम कहां होता है? तो स्मॉल जी का मान अधिकतम ध्रुवों पर होता है। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, स्मॉल जी का मान न्यूनतम कहां होता है? तो विश्व भूमध्य रेखा पर होता है, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री पर कहते हैं। तो अधिकतम होगा ध्रुवों पर, न्यूनतम होगा भूमध्य रेखा पर, और जी का मान शून्य कहां होगा? यह भी क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। तो अधिकतम कहां होता है? ध्रुवों पर होता है। न्यूनतम कहां होता है? भूमध्य रेखा पर या विषुवत रेखा पर होता है। और जी का मान शून्य कहां होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। तो समझ लीजिए, अगर आपका भार पृथ्वी पर 60 किलो है, कितना है? 60 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो 60/6 कर दीजिए, 10 किलोग्राम होगा। यही आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है? तो 1/6 होता है। अगर पृथ्वी पर आपका भार 60 है तो चंद्रमा पर वो 10 किलो का होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है, फिर से समझिए, जब लिफ्ट, अगर आप लोग लिफ्ट में बैठे हो तो इसे आभास कर सकते हैं, ठीक है ना। जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जाता है तो व्यक्ति के आभासीय वजन में क्या परिवर्तन होता है? तो व्यक्ति का आभासीय भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसका भार जो होगा उसे बढ़ा हुआ प्रतीत नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आएगा, अभी नीचे से ऊपर जा रहा था, अब ऊपर से नीचे ला रहे हैं इसे। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे जाता है तो व्यक्ति के आभासीय वजन में क्या परिवर्तन आता है? तो व्यक्ति का आभासीय भार घटा हुआ प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? घटा हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में सुस्त या धीमी क्यों हो जाती हैं? तो पेंडुलम की घड़ियां गर्मियों में, पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, इसलिए गर्मियों में घड़ियां सुस्त या धीमी प्रतीत होती हैं कि धीमी पड़ गई हैं ये। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक तैराक के लिए सादे पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। फिर से सुन लीजिए, एक तैराक के लिए सादे पानी की तुलना में समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है। क्या कारण है? तो कारण सुन लीजिए, इसका आंसर है समुद्र के पानी का घनत्व सादा पानी के तुलना में अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। एक भरा हुआ गिलास ले लीजिए, उस पे पानी, उस पे बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा आप डालिए, और वो यही क्वेश्चन कह रहा है, गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन जो है अपरिवर्तित रहता है। उसका आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 में उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल से ऊपर उठने के कारण क्या है? तो लालटेन की बत्ती में मिट्टी का जो तेल है वो नीचे से ऊपर किस कारण से उठता है?
तो केशिकत्व के कारण से, केशिकत्व किसके कारण से, केशिकत्व के कारण से। इतना समझ लिए। क्वेश्चन नंबर, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? फिर से सुन लीजिए, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी विद्यार्थी पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, वो इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, और वीडियो को अंत तक देखा करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब केरोसिन तेल को उस पानी पर छिड़का जाता है जिस पर मच्छर तैर रहे होते हैं, तो डूबने के कारण मच्छरों के लार्वा क्यों मर जाते हैं? कई पानी ऐसे होते हैं कि जो काफी दिनों से भरा हुआ पानी है, जैसे जो पानी कूलर की टैंक में भरा है मान लीजिए, और उसमें मच्छर तैर रहे हैं, छोटे छोटे मच्छरों के लार्वा आ रहे हैं उस पे। अगर उस पे आप केरोसिन तेल की कुछ बूंदें डाल देंगे तो लार्वा पानी में जाके डूब जाएंगे और वहां पे मच्छर मर जाते हैं, ये कहा जाता है और ऐसा होता भी है। तो इसका सही आंसर क्या है कि पानी का पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और मच्छर जाके उसमें डूब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही रिसने लगती है, क्या कारण है? तो वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की स्याही इसलिए रिसने लगती है क्योंकि ऊपर वायु दाब कम हो जाता है नीचे की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाती है। और यहां कह रहा है ताप बढ़ने पर द्रव की क्या श्यानता पर प्रभाव पड़ता है? तो वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 47 है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो अवरक्त किरणों की खोज विलियम हर्सल ने की थी। अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्सल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्वनि की चाल घटते क्रम में बताइए। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, फिर होती है द्रव्य में, फिर होती है गैस में। फिर से सुन लीजिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है ठोस में, फिर होती है द्रव्य में, या होती है गैस में, फिर सबसे लास्ट में गैस में होती है। तो और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चलती है, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब देख लीजिए, श्रव्य तरंगें क्या होती है, पराश्रव्य तरंगें क्या होती है, अपश्रव्य तरंगें तो आप पहचान गए। श्रव्य तरंगें, इस तरंग की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य तरंगों को मानव सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगें या पराध्वनि तरंगें, इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है, पराश्रव्य तरंगों के रूप में जाना जाता है। इन्हें मानव कान से नहीं सुन सकता है। अच्छा, इन्हें कौन सुन सकता है? तो चमगादड़ और आपके कुत्ते इन्हें सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल व तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। नोट कर लीजिए, चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, आवृत्ति नहीं बदलती। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को एक साथ डाल दिया मैंने। या तो हम क्वेश्चन डालते, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके चाल और तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बदल जाती है। और क्या नहीं बदलता? तो आवृत्ति नहीं बदलती। क्वेश्चन नंबर 52, स्थिर ताप पर ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिर ताप पर ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहती है। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 53।
क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी होनी चाहिए? तो दोनों के बीच 17 मीटर दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है, ध्वनि की तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, ऊष्मा की इकाई क्या है? तो ऊष्मा की इकाई कैलोरी या जूल है। ये हम पीछे बता चुके हैं, आपको पढ़ लीजिए उसे एक बार। क्वेश्चन नंबर 56 है, ताप को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? तो ताप को मापने के लिए कैलोरीमीटर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, जल का घनत्व अधिकतम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल का घनत्व अधिकतम कब होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 58, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन विधि, संवहन विधि और विकिरण विधि। चालन विधि में क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है, चालन विधि में ऊष्मा संचरण कैसे होता है? तो चालन विधि में ऊष्मा संचरण कैसे होता है, देख लीजिए। इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थानों को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। इसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान को परिवर्तित किए बिना पहुंचती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 60 इसी से है, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण डैश द्वारा होता है। तो किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, संवहन विधि में ऊष्मा संचरण कैसे होती है? तो संवहन विधि में ऊष्मा संचरण कैसे होती है, इसे समझ लीजिए। इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थों के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के कारण होता है। अब इसी से संबंधित ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62, गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है? तो संवहन विधि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 63, विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण कैसे होता है? तो विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण कैसे होता है, इसे समझ लीजिए। इसमें ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थियों, जब हमने क्वेश्चन नंबर 17 में पढ़ा रहा था, क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 17 में यह बताया था हमने कि सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो विकिरण विधि के द्वारा। अब हम विकिरण विधि को वहां पे सॉल्व कर रहे हैं, वहां पे फिर से देख लीजिए, चलते हैं उसी क्वेश्चन। विकिरण विधि में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, ये हमने यहाँ पे बताया। क्वेश्चन नंबर 17 इससे रिलेटेड था, वो हमने वहां पे बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 64, गुप्त ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? तो गुप्त ऊष्मा की एसआई पद्धति में इकाई है जूल प्रति किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 65, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट पैमाने पे देखना है। तो जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 110 डिग्री केल्विन होता है, या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीनों याद करके जाओ, तीनों में से कोई ना कोई आपसे पूछ लेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। 66 है, किसके कारण भाप से जलना उबले पानी के जलने से अधिक गंभीर होता है? भाप से जलना उबले पानी के जलने से अधिक गंभीर होता है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, जिस कारण से उससे जलना जाना हानिकारक होता है, ज्यादा उससे जलन होती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो इसका जो तापमान होना चाहिए 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 है, यदि एक फ्रिज के दरवाजे को कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाए तब कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है, इसका क्या कारण है? हल्के और सफेद कपड़े
गर्मियों में पहनते हैं लोग, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है सफेद और चमकदार सतहें ऊष्मा और प्रकाश की खराब अवशोषक होती हैं। तो ऊष्मा को ये अवशोषित नहीं करती। सफेद कपड़े सूरज के अधिकांश गर्मी को परावर्तित कर देते हैं और सूरज की गर्मी को बहुत कम अवशोषित करते हैं। यही रीजन है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना की सलाह दी जाती है और लाभदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मिट्टी के घड़े में पानी किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो मिट्टी के घड़े में पानी बाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या होता है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जाता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मा संरक्षण का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, आकाश का नीला दिखाई देने का क्या कारण है? तो आकाश का नीला दिखाई देना का कारण, जो मुख्य कारण होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक और लाल रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक चीज और बता दें, यहाँ पे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो दोनों याद रखो, प्रकीर्णन बैगनी का ज्यादा होता है और लाल का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तो तारों का टिमटिमाना किसकी घटना है? तो अपवर्तन की घटना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी की तेल की परत, एक तो ये है और दूसरा क्या है? सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। देखिए, दो यहाँ पे क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हमने। जल की सतह पर फैली हुई मिट्टी के तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, और दूसरा है सावन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना किसके कारण होता है? तो दोनों का सही आंसर है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 77 है। क्वेश्चन नंबर 77 में 3 क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं, तीनों देख लीजिए। एंडोस्कोपी, दूसरा है रेगिस्तान में मरीच का, और तीसरा है हीरे का दीप्तिमान होना किसका उदाहरण है? तो तीनों का सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन डाल रहे हैं, तो आपकी ये 100 क्वेश्चन की मेरे हिसाब से वीडियो नहीं है। ये वीडियो अगर हम आपको अलग अलग करके बताते तो ये कम से कम 500 क्वेश्चन की वीडियो होती। ठीक है, तो इसे हल्के में ना लें, तैयारी हमारे साथ जारी रखें। क्वेश्चन नंबर 78 है, वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना किसका उदाहरण है? तो वास्तविक सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 80 है, डेंटिस्ट द्वारा, दंत विशेषज्ञ जो होते हैं उनके द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डेंटिस्ट के द्वारा प्रतिबिंब को बड़ा देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण के और भी प्रयोग हैं, जिसे हरे रंग में हमने दिखाया है, देख लीजिए। टार्च, सर्चलाइट एवं वाहनों की हेडलाइट, जो आगे की लाइट होती है जिसमें हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है, टॉर्च, सर्चलाइट और वाहनों की हेडलाइट में किसका यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। सेविंग मिरर में, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, उसमें कौन से दर्पण का यूज करते हैं? तो अवतल दर्पण का करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में
किसका यूज करते हैं, तब भी आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है स्ट्रीट लैंप्स में, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है स्ट्रीट लैंप्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अभी अवतल दर्पण का उपयोग हमने देख लिया, अब उत्तल दर्पण का देख लीजिए। तो देख लीजिए गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में जो पीछे देखने के लिए, पार्श्व दर्पण मतलब पीछे देखने के में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्यों, उत्तल दर्पण बड़े प्रतिबिंब को छोटा करके आपको दिखाता है, इसलिए गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है पानी में एक हवा का बुलबुला एक डैश के रूप में कार्य करता है, तो पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो अभी हमने बताया पीछे लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। कौन सा होता है, डायोप्टर होता है। अब डायोप्टर क्या है, तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता एक डायोप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होती है, एक डायोप्टर होती है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है अवतल लेंस में, अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब में बनता है, तो अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 85 उत्तल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों के दोनों। अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी सीधा बनता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा बनता है। क्वेश्चन नंबर 86 है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, तो सही आंसर है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए वो दर्पण, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आकाश उसे काला दिखाई देता है। एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 88 है प्रिज्म में से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है, तो प्रिज्म में से प्रकाश गुजारने पर प्रकाश का जो सबसे अधिक विचलन करता है वो बैंगनी रंग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे होता है, तो तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है, अनंत होती है। क्वेश्चन नंबर 91 है दूरदृष्टि दोष को दूर करने हेतु मनुष्य के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले दूरदृष्टि क्या होती है इसे समझो। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसे दूर करने में उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष को कम करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस का यूज किया जाता है। सुनिए, निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है एसी को इसके द्वारा, किसके द्वारा, एसी को किसके द्वारा डीसी में, डीसी करंट, एसी करंट है और ये डीसी करंट है, एसी करंट को किसके द्वारा डीसी करंट में परिवर्तित किया जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। एसी को डीसी करंट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो रेक्टिफायर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, 94 है हीटर का तार किसका बना होता है, तो नाइक्रोम का हीटर का तार बना होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बनी होती है, तो जो फ्यूज तार है वो टिन और लेड मिश्र धातु की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 96 है परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं, फिर से सुन लीजिए, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 97 है, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है। तो पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर रही है, इसका क्या रीजन है। इसी का आंसर जो है वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, यही कारण है कि पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिर रही है। क्वेश्चन नंबर 98 है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार में क्या परिवर्तन होता है। तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित रहती है। अब ये थोड़ी ना है कि 10 किलो की चीज को आप 4 मंजिल पे ले गए तो 4 मंजिल से नीचे गिरा रहे हैं तो भार में कोई परिवर्तन आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है। तो प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। कौन सा है, नाभिकीय बल है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब परिवर्तित करता है, CFL परिवर्तित करता है और LED परिवर्तित करता है। अब यहां पे आप देख लीजिए, अगला जो है ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण। तो ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप एक एक करके देख लेते हैं। डायनेमो का यूज किसमें किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। विद्युत मोटर का यूज किसमें करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में। माइक्रोफोन का यूज किसमें करते हैं, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन के द्वारा बदलते हैं। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, सोलर जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लास्ट में लिखा है सितार सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो ये क्या थे, ऊर्जा का रूपांतरण करने वाले उपकरण थे जो हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों, ये फिजिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन थे जिन्हें फिजिक्स के सभी टॉपिक से लिया गया था। ये फिजिक्स का संपूर्ण निचोड़ था। आपके आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।